गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका जीओसी का छठा वीडियो है, ठीक है ना। 5 वीडियो तक मैंने आपको जनरल जितने भी कंसेप्ट है वो एक एक स्टेप करके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे इसके पहले वाली जो आपकी क्लास थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जो बॉन्डिंग पेयर होता है इलेक्ट्रॉनों का वो दोनों एटम के बीच में ही रहेगा और ये यहाँ से हटेगा नहीं, मजबूती से बंधा रहेगा। दूसरा बॉन्ड मैंने बताया था पाई बॉन्ड, जिसमें एक तो पहले सिग्मा बनता है फिर उसके बाद ये आपका पाई बॉन्ड बनता है और ये इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, दोनों के ही न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जिसके कारण इस पर पार्सली क्या चलता है, माइनस चार्ज चलता है। ये मजबूत इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी क्या है, ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड। ठीक, मजबूत है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो बीच में है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं रहने वाली है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। किस हिसाब से, इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनके अष्टक के लिए वो इलेक्ट्रॉन इनके पास है, नाभिक के बिल्कुल दोनों नाभिकों के बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं अपन, सैचुरेटेड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड कहा जाता है। तो यही मैंने बताया था, जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं उनको अनसैचुरेटेड कहते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड नहीं होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनको क्या कहते हैं अपन, सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ईजी है। सेकंड चीज़ क्या है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, अष्टक लगभग इनका पूरा होता है, इसलिए क्या होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्या होंगे, ये लेस रिएक्टिव होंगे, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, मोर रिएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी है, उसको पूरा करना चाहेंगे। तो ये कंपाउंड जब भी नेचर में होते हैं तो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सिग्मा बंध जो होते हैं या सिग्मा बॉन्डेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि किसके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के। या यूँ कह सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड कम क्रिया करेंगे, अनसैचुरेटेड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तुरंत क्रिया करने वाले होते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें आप। फिर मैंने पाई बॉन्ड में आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि पाई बॉन्ड 2 तरीके के हो जाते हैं। एक पाई बॉन्ड जो बिल्कुल उनके सेंटर में बने रहेंगे, ये इस तरीके से दोनों बंधी परमाणु वहीं पर बने रहेंगे, मजबूती से बंधे रहेंगे। जबकि एक पाई बॉन्ड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, जैसा कि आपने बेंजीन में देखा है। बेंजीन में क्या होता है, इस तरीके से पाई बॉन्ड इधर भी है और पाई बॉन्ड इधर भी बन सकता है। अब दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर आप इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें तो इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 1.45 की होती है सिंगल की, और डबल बॉन्ड की जो आएगी आपकी 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी। अब यहाँ पर चेंज करें तो ये वापस 1.45 से कहाँ चला गया, 1.34 पे आ गया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना। लेकिन अब न तो इसकी बॉन्ड लेंथ ये है और न ही इसकी बॉन्ड लेंथ ये है, इसकी बॉन्ड लेंथ आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब पाई बॉन्ड यहाँ है या नहीं है? अगर है तो कितना होना चाहिए, 1.34 एंगस्ट्रॉम, पर सभी की बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पर, 1.39। ऐसा क्यों किया इन्होंने, या ऐसा क्यों होता है? इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस तब होता है जब कोई अपने आप में कमी महसूस कर रहा हो, अनस्टेबिलिटी महसूस कर रहा हो और उसको चांस मिल रहा हो कि वो किसी न किसी प्रकार से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। यहाँ पर ये कमी या अनस्टेबल क्यों महसूस करते हैं पाई बॉन्ड? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इलेक्ट्रॉनों की कमी को कैसे न कैसे करके पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये डीलोकलाइज होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो अब आपके पास बॉन्ड क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वो भी कितने प्रकार का, नॉन पोलर और पोलर। ठीक, उसके बाद पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये भी 2 प्रकार के, ये या ये नॉन पोलर हो गई है। फिर पाई बॉन्ड में एक कंडीशन और आ जाती है कि ये पाई बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर 2 रखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंधों की संख्या है ना, जिसको हम बंध कोटि कहते हैं। अगर किसी की बंध कोटि 1 है तो उसमें सिंगल बॉन्ड है, बंध कोटि 2 है तो उसकी 2 है, और बंध कोटि 3 है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन कुछ पाई बॉन्ड ऐसे होंगे आपके कंपाउंड में जहाँ पर उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, यानी कि उसमें न तो सिंगल बॉन्ड है और न ही डबल बॉन्ड है। और इस तरह की जो बॉन्ड होते हैं ये अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेजोनेंस के बारे में पूरा, और ध्यान से समझें क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट में है। एक तो आपका कौन सा पार्ट है, एलिफेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और एक तरफ पूरा पढ़ने वाले हैं हम एरोमेटिक केमिस्ट्री।
तो एरोमेटिक केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो उसका सबसे की जो पॉइंट है, आपको रेजोनेंस में मास्टरी होनी चाहिए, रेजोनेंस पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए। और मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि आप रेजोनेंस को पूरी तरीके से समझ लें, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेजोनेंस के बारे में। तो बच्चों, रेजोनेंस जिसको हम सिंपली क्या डिफाइन करते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत हो जाना, जहाँ बंद है वहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। सिंपल सी चीज़ है, आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं एक आयन ले रहा हूँ, कार्बोनेट आयन CO3-2, ठीक है। CO3-2 को मैं ओपन करता हूँ तो ये इस तरह से है। लुईस जो स्ट्रक्चर आपको बता रहे कि इसके आउटर सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6, इसके भी 6 और इसके कितने हैं, 4। ओके, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो कहाँ आ गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में, डबल बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे दे दिए इसको शेयर करने के लिए, तो बचे कितने इसके पास, 4। यहाँ पर -2 चार्ज है तो एक माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और एक माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन माइनस में कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, माइनस कब आता है, इलेक्ट्रॉन लेने पर, तो 6 थे, एक ले लिया तो कितने हो गए इसके पास, 7 में से एक तो इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, शेयर कर लिया इसके साथ। अब बचे कितने इसके पास, 6। यहाँ पर भी कितने बच जाएंगे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने हैं, कुल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से यहाँ पर मैंने इस पर 4 नहीं दिया क्योंकि -2 चार्ज है, तो मैंने यहाँ पर -2 लगा दिया, एक माइनस पर एक माइनस इस पर। ओके, अब आप देखें इस स्ट्रक्चर को मैं यूं भी बना सकता हूं, इधर ल्यूं, इसके पास वापस कितने हो जाएंगे, माइनस आ गया, 7 में से एक ले लिया तो 6। फिर आपका इधर मैंने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो गया, 2 रह गए। फिर इधर आ गया आपका -4, तो अब यहाँ पर कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कर सकते हैं ना बच्चों। अब तीसरा एक और स्ट्रक्चर और बाकी है, अभी बना सकते हैं अपन। C इधर आपका क्या आ गया, माइनस चार्ज यही है, ये माइनस वाला जो है ये किस में बदल गया, डबल बॉन्ड में, और ये किस में चला गया, माइनस में। बन गए भी 3 स्ट्रक्चर। माइनस वाले के पास उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने, 6। इसके पास भी कितने रहेंगे, 6, और इसके पास कितने रहेंगे, 4। अभी तीनों स्ट्रक्चरों को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो बॉन्डिंग पेयर है। जो बॉन्ड बनाते हैं तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एक उसका और एक कार्बन का। तो यहाँ पर 2 2, 4 तो यहाँ है और 2 और 2, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा हो गया। और बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 4, तो 4 बॉन्ड के लिए आपके कितने बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे, 4 बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे। ठीक, अब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये 4 ऐसे कैसे पड़े रहे आउटर सेल में, इसके पास 6 पड़े रहे, इसके पास 6 पड़े रहे, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, लोन पेयर कहलाएंगे। ओके, अब स्ट्रक्चर 3 आई इसकी, 3 में से अब आप देखें तो ये अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, पर यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अनसेचुरेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इसके कारण ये बॉन्ड क्या होगा, रिएक्टिव हो जाएगा और अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश करेगा। तो इसकी नज़र कहाँ पड़ेगी, माइनस है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है ना। जब इलेक्ट्रॉन रीच होता है तब भी माइनस चार्ज आता है। और जो लोन पेयर होते हैं, तो भैया केमिस्ट्री में ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं, एक तो पाई बॉन्ड आपका लूज होता है, एक लोन पेयर भी क्या होते हैं, लूज होते हैं, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड में भाग नहीं लिया, फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया, ऐसे ही पड़े थे। तो इस पर जैसे ही नज़र पड़ेगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ठीक, अब इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ से उठ के कहाँ आ गए, यहाँ से चले और कहाँ आ गए ये, ठीक है ना। ये इस वाले को देखना, स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चले तो यहाँ क्या आ गया आपका, पाई बॉन्ड, क्योंकि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पूरा ले गया, 6 बच गए तो पाई बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पर कितना रह गया आपका, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये जगह पर इसने अपना अनसेचुरेशन का जो काम था उसको सेचुरेटेड में बदल दिया, पाई बॉन्ड सिग्मा में बदल गया। अब इसके पास क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, इसके अनसेचुरेशन खत्म हो गया और अनसेचुरेशन इसके पास आ गया। जैसे इसके पास है तब इसकी नज़र इन 2 पर पड़ेगी। जैसे ही पड़ी तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से उठ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ देखें, ये उठ के कहाँ चला गया, इसके पास हो गए 6, इसके पास पहले 4 थे, और अब इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, और यहाँ पर ये हो गया।
अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो आपका आंसर ये नहीं हो सकता है कि 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि बारी बारी से जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, तो डिफिशियंसी होने पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, खींचने की ताकत बढ़ेगी क्योंकि कमी है ना, तो खींचेगा तो जैसे यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, खींच लिया, खींचने पर ये क्या हो गया, अनसेचुरेशन से सेचुरेशन हो गया। अब सेचुरेशन हो गया तो अब कार्बोनेट आयन जो आपका है इस वाले बॉन्ड के अंदर हम इसको सिग्मा नहीं मान सकते, इस वाले में इसको पाई नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये कुल मिला के 3 बार इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का चांसेस कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। और जो अनसेचुरेशन एक बॉन्ड यहाँ पर झेल रहा था उसको 3 ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो अब आपका बॉन्ड न तो अनसेचुरेटेड बचा, न ही पूरी तरह से सेचुरेटेड है। तो इस इवेंट को या इस जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन ने किया और एक लोन पेयर ने किया। तो रेजोनेंस कब हो जाता है, जब आपके पाई बॉन्ड अल्टरनेट आ जाते हैं इस तरीके से। तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो सकता है, ये यहां शिफ्ट होता है, या पाई बॉन्ड के साथ अगर आपका कोई लोन पेयर आ जाता है, जैसे कि ये कुल मिला के ढीले इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो ढीले एक तो पाई में है और एक लोन पेयर होता है। तो जब अल्टरनेट आपका क्या होता है, अरे ये यहाँ लगा दूँ मैं, ये अल्टरनेट, ये पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा आया, फिर लोन पेयर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको रेजोनेंस कब मिलेगा, पाई सिग्मा पाई का ऑर्डर आ जावे तो रेजोनेंस हो जाएगा, या पाई सिग्मा लोन पेयर आ जावे तो भी आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। हम इसके एग्जांपल लेने वाले हैं, समझ में आया ना। तो अब आपका ये जो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, पर एक जगह फिक्स नहीं है, तो ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी को क्या कहते हैं, हम अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद किसे कहते हैं, जब किसी कंपाउंड की या आयन की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो, 1 2 3, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं इसकी, और तीनों ही समान हो। समान का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है। ध्यान से समझे इसको, इसके पास 4 है, इसके पास 4 बॉन्ड है, इसके पास 4 बॉन्ड है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड सभी में समान होने चाहिए, सिग्मा और पाई भी समान होने चाहिए। यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड है एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 3 सिग्मा, सभी के पास 3 सिग्मा। तो एक तो पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, तो बॉन्डिंग वही रहेगी, ठीक। सेकंड चीज़, चार्ज आपका बदलना नहीं चाहिए, -2 चार्ज है, इस पर भी -2 चार्ज है और इस पर भी -2 चार्ज है। कोई डिफरेंस है क्या, -2 है, अगर -1 होता सभी पे -1 होना चाहिए, न्यूट्रल है तो सभी पे न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और चार्ज आपका क्या होना चाहिए, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा उसका, जो अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। तो पहली आपको कैसे पता चलेगा कि एक अनुनादी स्ट्रक्चर है एक दूसरे की, तो इसके लिए पहली चीज़ क्या देखेंगे आप, नंबर ऑफ बॉन्डिंग वही हो, चार्ज आपका वही हो, और सबसे पहली चीज़ आपके एलिमेंट वही हो। ऐसा नहीं हो कि एलिमेंट ही बदल जाए, जितने एलिमेंट है उतने ही होने चाहिए। 4 है, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, सभी में देख लें आप वही आ रहा है। तो बॉन्डिंग वही है, 3 सिग्मा 1 पाई, चार्ज सबका वही है, क्लियर, एलिमेंट भी वही हो, और फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन भी वही होना चाहिए, यानी कि उनका प्लेन वही रहे, जिस तल पर है उसी तल बना रहे। जैसे ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और ये भी क्या है, sp2 कार्बन है। कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, ठीक। तो आप किसी 2 स्ट्रक्चर को देखकर पता लगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। अरे सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको 4 स्ट्रक्चर दे रखी है या 2 स्ट्रक्चर दे दी है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी है। तो आप कैसे पहचान करें, सबसे पहले आप एलिमेंट देख लें, सारे एलिमेंट वही है, ओके। फिर आप क्या देखेंगे, बॉन्ड देख लें, देख लिए, चार्ज देख लें, चार्ज भी सबका एक ही होना चाहिए, और बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर भी वही हो। जैसे यहाँ पर आपके बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, और लोन पेयर कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पर भी आप देखें वही है, इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वही आपके बॉन्डिंग पेयर है, वही आपके लोन पेयर है। तो
रेजोनेंस के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग पेयर एंड लॉन पेयर, फिर आपका टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है वो, ये सब चीज़ देखने के बाद आप लगता है कि सभी में वही आ रहा है, तब आप कहोगे कि ये एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। फिर भी मैंने क्या कहा, सब समान है, फिर भी स्ट्रक्चर सबकी अलग अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर ए, बी और सी कर दूँ तो ए और सी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल हो गई, यहाँ पर सिंगल हो गई, यहाँ पर ए और सी के बीच में जो बॉन्डिंग सिंगल है वो यहाँ पर डबल नज़र आ रही है। तो स्ट्रक्चर सबकी अलग अलग है, लेकिन मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी क्या है, सभी के अंदर एलिमेंट वही है, बॉन्डिंग वही है, सिग्मा बॉन्ड वही है, पाई बॉन्ड वही है, लॉन पेयर वही है, बॉन्डिंग पेयर वही है, चार्ज वही है, सभी चीज़ें हैं, उसके बाद भी वो अलग अलग हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। और कब होगा, जब मैंने बताया ना, ऐसा तभी संभव है जब कोई डिफिशियंस हो, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखे और वापस सामने वाले के पास देने की क्षमता हो। तो ये तब होता है जब आपका पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट आ जावे या पाई सिग्मा लॉन पेयर अल्टरनेट आ जावे, तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं और एक से अधिक स्ट्रक्चर देंगे, और उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, अनुनादी संरचनाएँ कहते हैं। तो अनुनाद की डेफिनेशन क्या हो जाती है, जब किसी कंपाउंड आयन या मॉलिक्यूल की एक से अधिक स्ट्रक्चर हो, ठीक, और उनमें सारी विशेषताएं यही होगी जो मैंने यहाँ लिखी है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर पाई, सिग्मा, लॉन पेयर वगैरह जो भी है, तो वो सारी चीज़ें वही होगी। तो जब एक आयन की या कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की एक से अधिक स्ट्रक्चर हो, किंतु रियल स्ट्रक्चर जो उसकी वास्तविक है वो उनमें से कोई ना हो। अब वास्तविक का मतलब क्या होता है कि उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्रॉपर्टी अलग आएगी। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड की प्रॉपर्टी होती है कि एडिशन रिएक्शन देगा, लेकिन यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर पूरी अलग चली गई क्योंकि ये अनसैचुरेटेड नहीं रहा। तो वास्तविक स्ट्रक्चर इनमें से अलग हो, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी को स्थापित नहीं कर पाती है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले के आधार पर ये होगी। तो न तो केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, न उसकी वास्तविक जो रियल स्ट्रक्चर है उसको शो कर रहा है। और वास्तविक स्ट्रक्चर कौन होगी, इन सभी स्ट्रक्चर का मिक्स होगी, जिसको हम अनुनादी संकर कहते हैं। वो इस तरह से शो किया जाता है, CO, ये सब जगह पर घूमते हुए पाई इलेक्ट्रॉन है, और ओवरऑल पूरे पर चार्ज क्या है, माइनस है। इसका मतलब डबल बॉन्ड है पर नहीं है, सिंगल बॉन्ड है पर नहीं है, सभी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1.5 का आ रहा है। अगर एकल होता, सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता, डबल बॉन्ड होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता, इन दोनों का मिक्स है। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ जो होती है, ठीक, और CO की जो बॉन्ड लेंथ होती है, तो CO की बॉन्ड लेंथ हम पढ़ने वाले हैं, ये ज़्यादा होगी, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाता है। पर जो सिंगल की होती है और डबल की होती है, दोनों ही बॉन्ड लेंथ नहीं आएगी, इनकी मिडिल आएगी। माना कि इसकी बॉन्ड लेंथ 2 है, इसकी 1 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पर 1.5 आने वाली है। यानी कि न तो इसमें डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, न इसमें सिंगल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि अनुनाद क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में अनुनाद तब होता है जब पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हो, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन हो, पाई के साथ अल्टरनेट पाई आ जावे या पाई के साथ अल्टरनेट क्या आ जाए, लॉन पेयर आ जावे, तब जाके आपकी स्ट्रक्चर बदलती है। और क्यों बदलती है उसका कारण मैंने बता दिया कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो अनसैचुरेटेड जब होंगे तो अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए वो आसपास के जो उससे जुड़ने वाले एलिमेंट है वहाँ पर नज़र डालता है, और अगर संभावना हो तो वहाँ से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो जो अनसैचुरेटेड था, जो इसकी रिएक्टिविटी थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन जब इन्होंने अपने अनसैचुरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना, 3 दोस्त मिलकर बांट लिया, पहले अकेले के पास था कमी, अब इन्होंने बारी बारी से दे दिया। अब बाहर से कोई आके देखे तो इसके पास क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड है पर नहीं है, सिंगल नज़र आएगा ना, तुरंत घूमते रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपके रोटेशन पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये स्थिति जब आ जाती है तो इससे इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कई मिलेगी, पर इसकी वास्तविक स्ट्रक्चर इन सब का मिक्स होगा, जैसा कि यहाँ है। और फ़र्क क्या पड़ा, इन सभी से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। जब भी अनुनाद होता है तो वह अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ना, स्थायित्व बढ़ जाएगा उसका। और अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ही क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। ठीक, एक चीज़ और बता दूँ, अनुनादी संरचनाओं की पहचान कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ क्या देखेंगे,
एलिमेंट वही है। सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, कुल नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर वही है। फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड वही है। फिर उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडेशन भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक, फिर आप देखेंगे चार्ज भी वही है। तब जाके क्या होगी, वो एक दूसरे की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, अब मैं इसको बिल्कुल फेयर कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आप उतार लें, फिर इसके बाद हम कई एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इसी को लिख रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपके वापस समझ लो 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने समझा दिया है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि लोन पेयर होंगे, अबंधी इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं। क्लियर? इसकी अगली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CO। ये माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इधर किसको शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड को, और इधर वापस आपका क्या जाएगा, माइनस। तीसरी स्ट्रक्चर CO पर माइनस है, ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, और इधर आपका माइनस आ गया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनेट आयन की क्या हो गई है, ये CO3 -2 आयन की। ये अनुनादी संरचना है। क्लियर? और इन संरचनाओं में से इस कार्बोनेट की कोई भी संरचना ऐसी नहीं है जो इस कार्बोनेट आयन की प्रॉपर्टी को बता सकें, समझा सकें। इसकी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए तीनों संरचनाएं काम की नहीं है, जबकि इसकी प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, तो इनका मिक्स होगा, और वो क्या होगा आपका, अनुनादी संकर। वो इस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, और ओवरऑल इस पूरे आयन पर चार्ज क्या मिलेगा आपको, माइनस। सभी पर माइनस होगा, सभी पर इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड के लक्षण होंगे, सभी पर सिग्मा बॉन्ड के लक्षण होंगे, लेकिन वास्तविकता में यही एक स्ट्रक्चर है जो इसकी प्रॉपर्टी को शो करेगी। ठीक, और इन सब की ऊर्जा से, एनर्जी से, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जब एनर्जी लॉस होता है तो एनर्जी का घटना स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये इन सबसे क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? मैं साइड में और लिख दूँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या चाहिए, एलिमेंट देखेंगे सबसे पहले, सेम होने चाहिए। फिर क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड देखेंगे। फिर क्या देखेंगे आप, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर देखेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ये सब चीज़ें जब आपको सिमिलर नज़र आती है तब जाके वो एक दूसरे की क्या होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। ओके, और रेजोनेंस किसे कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइज होना क्या कहलाता है आपका, रेजोनेंस कहलाता है। और यहाँ पर आप सेकंड उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि ये आपका बेंजीन में, ठीक है, पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री आपकी बेंजीन पर है, तो बेंजीन में यही स्थिति होगी। ये हो गए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, सभी ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, 2 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, बन गए भाई। इसको हम डिटेल में बेंजीन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को समझने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं रेजोनेंस के रेफरेंस में समझा रहा हूँ। 3 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन सबके पास बचा रहेगा ना भाई, पी में। अब ये पाई बॉन्ड इधर भी है और इधर भी जा सकता है, इधर जाता है इधर अनसैचुरेटेड हो जाता है, तो ये वापस से खींचेगा, तो ये अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, राउंड टू राउंड घूमने लग जाते हैं। यानी कि पाई बॉन्ड यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर रहेगा, किंतु पाई नहीं है ना, 1.5 कोटि का आ जाता है। और जो रिंग घूमती है इसी को हम क्या कहते हैं, एरोमा रिंग, और इसी कारण इसको बेंजीन को हमने क्या नाम दिया, एरोमेटिक कहा। ओके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वहाँ लिखते हैं ना, कल के नियम मैंने पढ़ाया था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इसी के कारण क्या होगा, तो इसकी 2 स्ट्रक्चर मिल जाएगी। एक स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से शो कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर आप इस तरह से शो कर सकते हो, ठीक। लेकिन रियल स्ट्रक्चर क्या होगी, तो मैंने बताया ना, रोटेशन पे होंगे, डीलोकेलाइज होंगे। तो पाई बॉन्ड है तो इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड के सिम्टम्स आने चाहिए पर नहीं आते। जो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड एल्किन एल्काइन जो होते हैं ना, तो एल्किन के प्रॉपर्टी इसमें आनी चाहिए पर नहीं आती है, ठीक। इसमें न तो एल्किन की प्रॉपर्टी होगी ना एल्किन की प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी पूरी अलग चली जाती है। तो इसी कारण इनमें क्या होता है, स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये आपकी एरोमेटिक केमिस्ट्री को जन्म दे देती है। समझ में आया ना बच्चों? ओके, अब मैं इसके और भी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ठीक। आप इसको उतार लें पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे वाइनिल क्लोराइड है। याद देखें,
ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये CH है और ये Cl है, डबल बॉन्ड है क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 3 है और एक आपका पाई बॉन्ड बन गया। ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन के पास 6 लोन पेयर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं, एक बॉन्ड बना लिया तो कितने बच गए इसके पास 6, तो ये 6 लोन पेयर इसके पास पड़े हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने चेंज करके यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखें आप, यहाँ से अनसेचुरेटेड था तो मैंने कहा एक फोर्स लगेगा, अनसेचुरेटेड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसकी नज़र यहाँ पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चालू किया। जैसे इस इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके पास अब कितने रह गए, 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चले गए, इस कार्बन के पास। ये हो गया ना भाई, पाई बॉन्ड से किस में चला गया है, सिग्मा बॉन्ड में, और अपना पाई बॉन्ड किसको पकड़ा दिया है इसने, क्लोरीन को। अब दोनों स्ट्रक्चर देखते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो देखें यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, क्लोरीन नंबर ऑफ 1 क्लियर। अब सेकंड चीज़, एटम यानी कि एलिमेंट आपके क्या है, राइट है, सब में बराबर है। सेकंड चीज़ क्या है, पाई, कितना पाई है, 1 पाई है, और सिग्मा कितने हैं, 2 है। यहाँ देखें पाई 1 है, सिग्मा 2 है, तो पाई 1 है और सिग्मा कितने हैं यहाँ पर 2 है। हो गया चेक। सेकंड, थर्ड चीज़ चेक करते हैं, लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर। बॉन्डिंग पेयर इस कार्बन के ले रहा हूँ, बाकी सब दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर इस कार्बन के कितने हो रहे हैं आपके, देख लें 2, और इनको भी शामिल करें तो ये आपके मैं इधर खोल देता हूँ इसको, CH, इसको भी इधर ओपन कर लें, ये H और H। तो बॉन्डिंग पेयर कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो बॉन्डिंग पेयर कुल कितने हैं, 5। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 3 है, क्लोरीन के पास है, बाकी के पास रहेंगे नहीं। ओके, इधर भी आपके बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 5 है, लोन पेयर कितने हैं, 3 है। हो गया तीसरा भी समान। अब आप आगे देखें, चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसमें, नहीं है ना, ये चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है, तो चार्ज 0 न्यूट्रल है। यहाँ पर देखें चार्ज बटा है, माइनस इधर और प्लस इधर है, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या है, तो चार्ज प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, तो ओवरऑल चार्ज भी क्या है इस पर 0 है। अब बात करें प्लेन का, ज्योमेट्री का, ये कार्बन जो आपका कौन सा हाइब्रिड है, sp2। यहाँ देखें ये भी कौन सा है, sp2, यानी कि ये भी आपका ट्राइगोनल है और ये भी आपका क्या है, ट्राइगोनल है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है इसकी, कौन सी होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। ठीक, तो आपके सामान्य सेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको, एक तो इसकी केमिस्ट्री जब पढ़ने वाले हैं अपन, और एक इसकी केमिस्ट्री जब हम पढ़ने वाले हैं, दोनों में पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट न तो पाई बंद आ रहा है, न ही लोन पेयर आ रहा है, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कंप्लीटली पाई बॉन्ड के सिम्टम्स रखेगा और अनसेचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जो आपके इस तरह के कंपाउंड है, जैसे कि आपका वाइनिल है, यहाँ पर रेजोनेंस क्यों हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ तक ठीक है। इसके पास लोन पेयर नहीं था और पाई बॉन्ड भी नहीं था, पर इसके पास क्या आ गया, आपके पास लोन पेयर आ गया, तो वो सीक्वेंस हो गई ना, पाई बॉन्ड, सिग्मा और लोन पेयर। अब ये डिलोकेलाइज होता है, रेजोनेंस शो करता है। तो ये आपका समझ में आ गया ना, जैसे यहाँ पर क्या था, प्रोपीन था ये, और ये क्या है आपका वाइनिल क्लोराइड है। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं था, पर यहाँ पर रेजोनेंस है, तो इसकी 2 स्ट्रक्चर मैंने ये बताई आपको। और अब इसकी जो कॉमन स्ट्रक्चर यानी कि जो मिक्स स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से होगी, C और ये यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। इसका मतलब इस बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, किंतु जब इसमें डबल बॉन्ड के सिम्टम्स आ जाते हैं तो अब 2 बंद को तोड़ना पड़ेगा ना, तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यही आपके मैग्नीशियम के क्वेश्चन होंगे सारे ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप इसको ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड के साथ अगर लोन पेयर आ रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा नज़र आ रहा है, किंतु सिग्मा ना होकर कौन सा हो गया, ये 1.5 कैटेगरी का, इसमें सिग्मा और पाई का मिक्स हो गया है, तो ये बॉन्ड मजबूत हो गया। अब यहाँ से क्लोरीन को आप अगर हटाना चाहते हैं तो सिंगल को तोड़ना आसान होता है, बट 2 बंदों को तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं होती, तो टूट नहीं पाते हैं। तो ये आपकी पूरी केमिस्ट्री को चेंज करता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका जो मैंने टॉपिक बताया वो रेजोनेंस है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ किसके बारे में, इन जितने भी बॉन्ड हैं आपका, CCl बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड S है, इस तरह के जितने भी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड N है, इन सब की बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता लगाना। और जब हम इस चीज़ को सीख जाते हैं तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक में नोमेनकल्चर।
ताकि आपको कम से कम कंपाउंड की पूरी जानकारी हो। एलिमेंट कौन थे, किस तरह की बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंपाउंड के बारे में होगी। ठीक है बच्चों, ओके।